गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम लोग सिस्टम रिलायबिलिटी कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ द पार्ट ऑफ योर यूनिट 2। सो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो एज यू कैन सी हियर, वी आर डन डिस्कसिंग अबाउट safety terminology and way to achieve the safety. We were on this point, security, जिसमें ये टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड नाउ वी सपोज टू स्टार्ट विद द डैमेज फ्रॉम द इनसिक्योरिटी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत सिंपल है। सिक्योरिटी एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सो वी सपोज टू सिक्योर आवर सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस एज वेल एज फ्रॉम सम थ्रेड्स विच माइट अकर फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। दिस आर द थ्रेड्स और सिक्योरिटी प्रॉब्लम जिसको आपको हैंडल करना रहता है। सो यहाँ पे वही आपको बोला है कि वायरसेस या डेटा मॉडिफिकेशन या अनऑथराइज एक्सेस के साइड से डेटा में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा वो आपको यहाँ पे हैंडल करना है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जब अगर हम लोग रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें रिलायबल रहे, उसके साथ में सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर एक्सपोजर है मतलब डेटा लॉस होने के चांसेस है। मतलब वी आर एक्सपोजिंग द डेटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाई एनी XYZ पर्सन, लेकिन उसको भी हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। देन वीकनेसेस है ऑफ सम कंप्यूटर सिस्टम, बराबर है। लाइक कोई बैकडोर्स है, कहीं पे हम लोगों ने, जैसे आप देखो गेम के अंदर हम लोग के पास चीट कोड होता है, तो अगर वो चीट कोड अगर मैं यूज़ करूँगा तो गेम में वो कैरेक्टर कभी मरेगा नहीं, है ना। सो वो क्या हो गया, हम लोगों ने सिस्टम के अंदर कोई एक बैकडोर फाइंड कर दिया। देन अटैक, ये तो सिंपल है। थ्रेट एंड थ्रेट मतलब कौन से टाइप के अटैक हो सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे पता हो कि कौन से टाइप से अटैक हो सकता है। आप देखो कि अगर हम लोग एक सिक्योरिटी सिस्टम अगर ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कितने टाइप से अटैक हो सकता है। अगर हम लोग को पता ही नहीं है कि कितने टाइप से अटैक होगा, तो सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग कैसे ऐड कर पाएंगे। लाइक अगर मुझे पता ही नहीं है कि चोरी होगा कहाँ से, तो मैं सिक्योरिटी रखूंगा कहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग को भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से वेज है, कौन से रास्ते हैं जहाँ से चोरी हो सकता है, तभी तो हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी रखेंगे। देन वी सपोज टू टेक द प्रोटेक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस द सिस्टम वल्नरेबिलिटी। मतलब लाइक एनक्रिप्शन होता है, आपने सुना रहेगा। एनक्रिप्शन का मतलब होता है रीडेबल डेटा को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, सो दैट ओनली इंटेंडेड रिसिपिएंट, मतलब जिसके लिए आपने मैसेज फ्रेम किया है वो ही उसी के सिस्टम पे जाएगा, तभी वो मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट होगा। वन एग्जांपल इज व्हाट्सएप। आप देखो कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है जब आप कोई नया चैट अगर चालू करते हैं, तो यू विल गेट अ मैसेज दे स्टेटिंग कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज अप्लाइड हियर, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक मैसेज जब आप सेंड करेंगे, तो वो जो पर्सन के लिए आपने सेंड किया है उसी के अकाउंट पे, उसी के एंड पे जाने के बाद वो वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा। बीच में अगर कोई दूसरा पर्सन अगर वो सेम डेटा को चेक करने की ट्राई करेगा, मॉनिटर करने की ट्राई करेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। उसको एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसके अंदर आपने कभी कभी सर्टन यूआरएल्स देखे रहेंगे जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। उसमें क्या होगा, ABC XYZ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, ये कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो एग्जैक्टली लिखा क्या है। गेटिंग, तो वही सेम चीज यहाँ पे होगा। ओके, सो ये वे में आपको अपनी सिक्योरिटी को या वीकनेसेस जो रहेंगे उनको कंट्रोल करना है ना। कैसे, सिक्योरिटी पैटर्न, मतलब हम लोग पहले से ही जो कम्युनिकेशन या जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हम लोग सिक्योर वे में ही करेंगे, लाइक एनक्रिप्टेड पैटर्न फॉलो करके। देन नेक्स्ट इज डैमेज फ्रॉम इनसिक्योरिटी।
तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज डॉस अटैक। डॉस अटैक का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप देखो कि दो अगर बिजनेस राइवल है तो उसमें से एक को जितना प्रॉफिट होगा दूसरे को उतना लॉस हो सकता है। तो एक क्या करेगा, दूसरे के जो सर्विसेज है या सर्वर है उसको वो ओवरलोड कर देगा डमी रिक्वेस्ट के साथ में। सो जैसे हम लोग अब देखो कि अगर मैं एक ईमेल अकाउंट है तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो ईमेल अकाउंट के ऊपर दूसरे कोई ईमेल अकाउंट से अननेसेसरीली 1000 2000 5000 ईमेल्स जो है वो मैं भेजते रहूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपका ईमेल अकाउंट जो है वो अननेसेसरीली ईमेल एक्सेस करने में, उसको इनबॉक्स में जगह देने में इतना बिजी हो जाएगा कि वो एक्चुअल जो डेटा है वो कभी उसको मिलेगा ही नहीं। मतलब हम लोग सर्वर के ऊपर भी ऐसे अननेसेसरीली बहुत सारे रिक्वेस्ट डालते हैं और वो रिक्वेस्ट की वजह से होगा कि आपका सर्वर जो है वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाएगा कि एक्चुअल जो डेटा या रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। और ये सारे ब्लैंक कॉल्स होते हैं। मतलब सर्वर पे जब अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो 3 वे कम्युनिकेशन होता है। लाइक अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आई डायल योर नंबर, ठीक है। सो वो फर्स्ट स्टेप हुआ। देन नंबर डायल करने के बाद डायल डायल करने के साथ में अगर आपका नंबर अवेलेबल है ना, तो रिंग बजेगा। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि मैंने नंबर डायल किया, रिंग बजा। अगर आप वो नंबर आप वो कॉल अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप कॉल रिसीव करके हेलो बोलोगे, दैट इज स्टेप 2। देन उसके अगेंस्ट मैं सामने वापस हेलो बोलूंगा, आपके रिप्लाई में आपका हेलो का एक्नॉलेज करते हुए कि हाँ आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई दिया। सो दैट इज द 3 वे हैंडशेक बोलते हैं इसको। और यही सेम पैटर्न, ऐसा ही सेम पैटर्न जब क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तभी भी होता है। तो उसमें भी सेम पैटर्न होता है। तो अब क्या है कि मैं आपको ब्लैंक कॉल्स कर रहा हूँ, मैंने नंबर डायल किया, रिंग बजा, आपने कॉल रिसीव किया। देन जब मैं वापस इन शॉर्ट आप जब आप हेलो बोलोगे देन उसके अगेंस्ट मैं हेलो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये ब्लैंक कॉल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने हेलो बोला, नाउ यू आर वेटिंग, सर्वर इज वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट सेंडर्स हेलो या acknowledgement so that they can start by establishing the connection where they can exchange data or information whatever they want। तो अब ऐसे बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स जो है वो सर्वर पे आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि सर्वर जो है अब उसका काम है कि जो कॉल्स आएंगे उनको आपको प्रोसेस करना है, बराबर है। तो अब बहुत बार क्या होता है कि अननेसेसरीली ऐसे जो रिक्वेस्ट है या ब्लैंक कॉल्स है ना वो आपके सिस्टम को या सर्वर को ओवर बर्डन कर देते हैं और उसकी वजह से जो रियल या जेन्यून रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो आप देखो कि अगर मैं कंटिन्यूअसली अगर कोई एक नंबर पे ब्लैंक कॉल्स अगर दे रहा हूँ तो वो नंबर बिजी रहेगा, तो जेन्यून कोई कॉल रहेंगे काम के वो तो आ ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ब्लैंक कॉल्स नॉर्मल कॉल ही चल रहा है। तो जब कभी अगर मैं कॉल करने की ट्राई करूंगा आपका नंबर जो है वो एंगेज आएगा, राइट। वो देखो। देन करप्शन ऑफ प्रोग्राम, करप्शन ऑफ प्रोग्राम्स और डेटा। सो यहाँ पे क्या हो गया, द सिस्टम कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम में ऑल्टर इन एन अनऑथोराइज्ड वे। तो आपका डेटा जो है आपने मॉडिफाई किए बिना किसी दूसरे की साइड से मॉडिफाई हो गया। देन डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दैट इज मैनेज्ड बाय द सिस्टम मे बी एक्सपोज टू पीपल हु आर नॉट ऑथोराइज्ड टू रीड और यूज दैट इंफॉर्मेशन, उनको आप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। देन सिक्योरिटी अश्योरेंस, फर्स्ट क्या बोला है, वल्नरेबिलिटी अवॉइडेंस। मतलब आपके सिस्टम्स जो है ना वहाँ पे वल्नरेबिलिटी जो है वो कम होना चाहिए। मतलब जैसे आप देखो कि एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जो कंपनीज के नेटवर्क्स होते हैं दे यूज वीपीएन नेटवर्क, जिससे क्या होगा कि आप अगर वो नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे हो जैसे वर्क फ्रॉम होम में, तो इट रिक्वायर्ड अ पासवर्ड, बराबर है। एज वेल एज आप जब कनेक्ट होंगे तो कंपनी के सिस्टम पे सर्वर पे पता चलेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको अगर नया कनेक्शन अगर करना है कोई न्यू डिवाइस से देन इट वॉन्ट अलाउ, इट अलाउ ओनली ऑन दैट स्पेसिफिक कंप्यूटर और अ डिवाइस जहाँ पे
आपको परमिशन मिला हुआ है, उसको छोड़ के और कहीं पे ये अलाउ नहीं होगा। गेटिंग, ये सारे पॉइंट्स हैं हम लोग के। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल नेटवर्क से अगर एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक्सटर्नल नेटवर्क से अगर कोई अटैक हो रहा है वो भी अलाउ नहीं होगा, है ना। तो हम लोग एक बहुत डिफाइंड वे में कोई स्पेसिफिक डिवाइस से ही नेटवर्क पे कनेक्ट होने का या उसके ऊपर कोई डेटा एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं। अब मैंने आपको जो कंपनी से आपको जो अगर कोई डिवाइस मिला हुआ है, तो उसके ऊपर वापस बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स रहेंगे कि आप उसके ऊपर दूसरा वाईफाई अगर कनेक्ट करेंगे, देन आई मीन आप उसके ऊपर अगर दूसरा कोई उसमें डेटा कॉपी या फिर उसमें से वापस बाहर निकालने का ट्राई करेंगे, वो सेम इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर पे जाएगा। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट नॉट अलाउ मैनी थिंग्स, है ना। जैसे अगर मैं वहाँ पे सीडी या पेन ड्राइव ऐड करके उसमें का डेटा डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता। देन अटैक डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन बहुत सिंपल है। एंटीवायरस रखेंगे, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपका सिस्टम जो है वो वेरीफाई करते रहेगा। एक्सपोजर लिमिट मिनिमाइज करो, हर एक लेवल का यूज़र है वो कितना लेवल का डेटा जो है वो चेक कर सकता है ना। सो उससे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा। जिसके पास जितना अथॉरिटी है उनको उतना ही एक्सेस होगा। जैसे आप देखो कि अगर कॉलेज है, तो कॉलेज में अब स्टूडेंट है जिनको मिनिमम एक्सपोजर मिलेगा, मतलब सिर्फ उनका जो डेटा है वही उनको विजिबल होगा। देन वी हैव प्रोफेसर्स, सो वो जो डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा इनको विजिबल होगा। देन उसके बाद में वी हैव नेक्स्ट इज एचओडी। तो उनको, जो डिपार्टमेंट के वो हेड है, वो पूरे डिपार्टमेंट का डेटा उनको विजिबल रहेगा। उसके ऊपर आएंगे प्रिंसिपल, जिनको कॉलेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें जो भी प्रोफेसर स्टूडेंट्स जो भी डेटा है वो सारा विजिबल रहेगा। देन ये हम लोगों का यहाँ तक का टॉपिक हो गया रिलायबिलिटी वाला। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मतलब सबसे पहले तो फाइंड करो कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है मतलब वो रिक्वायरमेंट इनफ है, एक्स्ट्रा है, कम है, कुछ रिक्वायरमेंट मिसिंग है, ये सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मतलब रिक्वायरमेंट के साथ क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा। डायरेक्टली हम लोग क्लाइंट बोलेंगे कि ये 4 फंक्शन बनाओ, वो ही हम लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे कि ये प्रॉपर है, बन सकता है, पॉसिबल है। सो यहाँ पे क्या बोला है देखो, द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इज टू क्रिएट मेंटेन द सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। बराबर है। ये सारे रिक्वायरमेंट को हम लोग ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट करेंगे, बहुत सिंपल है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, यहाँ पे 4 लेवल्स आएंगे, 4 हाई लेवल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सब प्रोसेसेस। सबसे पहले आएगा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने देखा है, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोगों ने 4 टाइप देखे हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसके बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कि कोई एक फंक्शन अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हम लोग को काम का है या नहीं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देन एलिसिटेशन एनालिसिस, डिस्कवरिंग द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई रिक्वायरमेंट अगर एक्स्ट्रा है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, जो आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर्ड नहीं है। एंड आपने देने के बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर मिसिंग है तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। देन स्पेसिफिकेशन, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी रिक्वायरमेंट हम लोग गैदर करेंगे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी कुछ रिक्वायरमेंट दे रहे हो वो बहुत इजीली बाकी सबको पता चलेगा। सो दैट इज द स्पेसिफिकेशन पार्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे आपको बोला है कि हम लोग गूगल फॉर्म से ही रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करेंगे।
तो हर एक क्वेश्चन के लिए नीचे मैंने मल्टीपल एमसीक्यूज सॉरी चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आपके रिक्वायरमेंट डिटेल डिफाइंड है ना। सो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद में है वैलिडेशन। चेक द रिक्वायरमेंट विच डिफाइंस द सिस्टम दैट द कस्टमर वांट्स। सो वो क्या आ गया, वैलिडेशन आ गया। अब वो सेम जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, फिजिबिलिटी स्टडी अप्लाई किया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम लोग को पता चलेगा कि कौन से रिक्वायरमेंट हम लोग बना सकते हैं, कौन से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि देखो एज पर द फिजिबिलिटी स्टडी ये वाले रिक्वायरमेंट अगर हम लोग बनाएंगे वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये सूटेबल नहीं है, या फिर आपके बजट में नहीं है ये, है ना। ये होगा। उसके बेस के ऊपर हम लोग सिस्टम मॉडल बनाएंगे, देखो जिससे बेसिक हम लोग को आइडिया मिलेगा कि ओके हम लोग के पास जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस के ऊपर आपका सिस्टम क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। देन वापस क्या होगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होंगे, बराबर है, जिसमें कोई मिसिंग चीज़ें जो है वो हम लोग ऐड करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट देखेंगे हम लोग। लाइक अगर मैंने बोल तो दिया कि वी रिक्वायर्ड समथिंग, वी रिक्वायर्ड दिस फंक्शंस टू बी डेवलप्ड। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग रोबोटिक टाइप के कोई फंक्शन डाल रहे हैं एंड आई विल से कि रोबोटिक टाइप के कुछ फंक्शंस जो है दे विल वर्क ओनली ऑन अ 5G नेटवर्क, नॉट ऑन अ 4G नेटवर्क। तो आपका यूज़र रिक्वायरमेंट जो है वो ठीक है और हम लोग बना भी सकते हैं उसको, यूज़र का बजट अच्छा खासा है। लेकिन अगेन क्या हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग के पास क्या चीज़ मिसिंग है, द टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ये वर्कआउट होगा इट रिक्वायर्स अ 5G एंड हम लोग कहाँ पे है, 4G पे, है ना। सो अगेन क्या होगा, यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट मिसमैच हो रहे हैं। तो उसके बेस के ऊपर हम लोग को कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग बनाने के लिए वो बना देंगे लेकिन आपके पास इतने हाई एंड सिस्टम नहीं है या आपके यूजर्स के पास उतने हाई एंड सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर ये चीज़ें बन पाए। और यही सेम रिक्वायरमेंट, हर एक रिक्वायरमेंट को ये सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करते रहेंगे। और उसका फिर फाइनली जो फिल्टर्ड होंगे रिक्वायरमेंट, फाइनली सर्टेन रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने बना दिए, सर्टेन रिक्वायरमेंट जो मिसिंग है, देन वो सबको हम लोग जब प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर देंगे तो उसका आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। और ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते हैं। ओके, याद रखो। ओके, अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सो अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ये जो स्पाइरल मॉडल है ना, ये स्पाइरल मॉडल चलता है बहुत बार। स्पाइरल मॉडल का मतलब क्या है, थोड़े रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देखे समझे, वर्कआउट किया, देन वापस कुछ नए रिक्वायरमेंट आएंगे उस पर वर्कआउट करेंगे, फिर वापस कुछ नए रिक्वायरमेंट आएंगे उस पर वर्कआउट करेंगे। तो ऐसा जो साइकिल है ना वो चलते रहेगा। तो सबसे पहले आपका बिजनेस स्पेसिफिकेशन है। बिजनेस स्पेसिफिकेशन मतलब यूजर ने बोला कि भाई हम लोगों का ये बिजनेस है और ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को हो रहा है। लेट्स सपोज कि अभी हम लोग का बिजनेस, वी कैन से कि कॉलेज जो है दे आर कंसल्टिंग एनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टेटिंग की हो गया। अभी आज के टाइम में हम लोग के पास दो ऑप्शंस है कि अगर अगेन अगर ऐसा कोई अगर सिचुएशन आता है सो वी शुड हैव अ बैकअप सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम्स कंटिन्यूअस सेम वे में कंडक्ट करा सके एंड उनका रिजल्ट्स ऑनलाइन जनरेट कर सके, एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कर सके, है ना। ये बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस दिए। अब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। मतलब कभी कभी हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इतने सालों में पहले बार हुआ है कि हम लोग इतने ज़्यादा ड्यूरेशन तक स्कूल कॉलेजेस सब कुछ वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन वर्कआउट कर रहा है। सो ऐसे सिचुएशन वापस आना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच सिचुएशन माइट अपीयर अगेन, that is very less
एंड वो टाइम पे एज पर द फिजिबिलिटी स्टडी अगर मैं अननेसेसरीली इतने सारे फंक्शंस अगर नए ऐड करूंगा, नए बनाऊंगा, इतना इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा और उसके बाद में ये फंक्शन ज़्यादा अगर यूज़ नहीं हुए, आप देखो कि ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जो हम लोग आ रहे हैं, लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, अटेंडेंस जो यहाँ से हो रहा है, ये सब कब तक होने वाला है? जब तक हम लोग फिजिकली कॉलेज में नहीं मिलते हैं। एक बार अगर हम लोग कॉलेज में मिल गए तो बाद में उसके बाद आके ना तो मैं MS टीम यूज़ करूंगा ना आप MS टीम यूज़ करेंगे, बराबर है? क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे लोग मिलने ही नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे लोग नहीं मिल रहे हैं तो ना लेक्चर्स होने हैं ना एग्जाम्स यहाँ पे होने हैं। तो अब ये सिचुएशन को ध्यान में रख के अगर मैं फ्यूचर के लिए भी वापस ऐसा सिमिलर सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई करूंगा तो उसके लिए भी सपोज टू थिंक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सम सिचुएशन माइट अकर अगेन एंड द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस फॉर दिस एंड द हाई प्रोबेबिलिटीज हम लोग बना के रख देंगे बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आफ्टर 2 3 6 months, मैक्सिमम 6 months पकड़ो। सो फॉर मैक्सिमम 6 months ओनली वी रिक्वायर्ड ऑल दिस स्टफ। once this pandemic ends, dose सबको मिल गया, then nothing is required, nothing such kind of is required, right? So as you can see user requirements elicitation है जिस पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कोई एक चीज़ है जो हम लोग बना देंगे लेकिन वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग क्या करेंगे उसको उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, सर्टेन चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। सेम वे यूजर स्पेसिफिकेशंस, यूजर के साइड से जो रिक्वायरमेंट है वो वापस हम लोग देखेंगे, देन उसके ऊपर वापस हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, देन वापस सिस्टम के हिसाब से, मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट्स दी है, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो है, बराबर है? बिजनेस रिक्वायरमेंट में कॉलेज ने बोल दिया, मैनेजमेंट ने बोला, यूजर रिक्वायरमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो एक्चुअली यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो एक्चुअली वर्कआउट कर रहा है, वो बताएंगे कि उनके इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो इससे हम लोग को पता चलेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट तो बहुत ओवरऑल पिक्चर दिया था, लेकिन यूजर रिक्वायरमेंट बोलेगा कि हाँ अभी ऑनलाइन जो हम लोग अटेंडेंस फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं या फिर जो डिफॉल्ट निकालने का पैटर्न हम लोग ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन ही हम लोग डायरेक्टली उनको ईमेल सेंड कर रहे हैं जो डिफॉल्टर्स है उनको, या फिर ऑनलाइन ही जो हम लोग फीस रिसीव करने का या एडमिशन का काम कर रहे हैं। सो अब फिजिकली कॉलेज चालू होने के बाद भी हम लोग ये सर्टेन पॉइंट्स जो है, ये सर्टेन चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, गेटिंग, जिससे क्या होगा कि आपका जो विंडो है एडमिशन प्लेस जो कॉलेज में रहेगा वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होगा एंड हर किसी को बड़े लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। सो टाइम भी बचेगा एंड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिटेल्स भर सकते हो, बाद में ऑफिस स्टाफ से के साइड से वो वेरीफाई हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज बेटर। तो उसके भी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे उसका, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि टेम्पररी जो चीज हम लोगों ने दिया है वो सेम चीज को अगर हम लोगों को परमानेंटली अभी रखना है तो आपको अपने जो सर्वर्स है उसको कितना हाई एंड बनाना पड़ेगा। परमानेंटली ये सारी डिटेल स्टोर करने के लिए आपको अपना डेटाबेस का साइज जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर में अलग से दूसरे एक्स्ट्रा ऑप्शंस परमानेंट करने पड़ेंगे। तो उसके बेस के ऊपर वो देखेंगे कि ओके ये फिजिबिलिटी स्टडी पे पता चलेगा कि ये जो भी हम लोग परमानेंट करने की ट्राई कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, देन बजट वाइज कंफर्टेबल है। अगर ये यहाँ पे ये हम लोग को पता चलता है ये करेक्ट है, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट पे जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग को ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जो टाइप के कंप्यूटर्स या सर्वर्स रिक्वायर्ड है
वो हम लोग के पास है कि उसको भी हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा। अगर मुझे सर्वर को भी अगर अपडेट करना है या सिस्टम्स को भी अगर अपग्रेड करना पड़ रहा है, देन वो मेरा कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे जो कोई कॉस्टिंग्स है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, देन कहीं ना कहीं हम लोग कट शॉर्ट करेंगे, है ना। एंड बचे हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके मॉडल्स बनेंगे, मॉडलिंग डिजाइनिंग, दैट इज प्रोटोटाइप बनाएंगे फिर उसका। ये प्रोटोटाइप के ऊपर फिर वापस काम चलेगा, देखेंगे हम लोग, एंड उसके ऊपर रिव्यूज आएंगे, बराबर है। और वो रिव्यूज के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि ओके ये प्रॉपर है नहीं है, देन वापस उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वापस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये वे में एक सेम साइकिल जो है ना वो चलते रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पाइरल मॉडल। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ये स्पाइरल मॉडल जो अप्लाई किया वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए किया। सिमिलर टाइप का स्पाइरल मॉडल मैं डिजाइनिंग के लिए कर सकता हूँ, या फिर हम लोग के पास एक कंप्लीट स्पाइरल मॉडल रहेगा जिसमें हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग सारी चीजें ऐड करते हैं। वो अलग स्पाइरल हो गया। तो याद रखो, इन स्पाइरल मॉडल वी हैव डिफरेंट टाइप्स, जहाँ पे ये जो स्पाइरल मॉडल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ओनली टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ओके, सो अगर आप टीवाई में कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज जो है काफ़ी डिफिकल्ट है, सो वो टाइम पे हम लोग भी ये सेम स्पाइरल अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हम लोगों ने डायग्राम में लिखा है, तो मैं फिजिबिलिटी स्टडी जो है यहाँ पे वापस ये पूरे पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या आएगा, इफ वी आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग, so from different perspective whether the things which we are trying to develop वो practically possible है या नहीं, like वो डेवलप करने के लिए आपको कौन सा टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगा, है ना। टेक्निकल फिजिबिलिटी आएगा, ऑपरेशन फिजिबिलिटी आएगा, वो सेम चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए कौन रिक्वायर्ड रहेंगे, ट्रेनिंग कैसा होगा, देन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, बजट कितना है आपका, शेड्यूल फिजिबिलिटी, ये सब बना तो देंगे हम लोग, लेकिन उतना टाइम आपके पास है क्या। ये सब कंबाइन करके हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हम लोग के टाइम में, बजट में, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें उसके साथ एंड ऑपरेशन में फिट बैठ रहा है, उसके हिसाब से उतने ही रिक्वायरमेंट जो है उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होता है। इन शॉर्ट, हम लोग कुछ चीज़ डेवलप करने का सोच तो रहे, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है क्या, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोला है, requirement elicitation analysis involve technical staff working with customer to find out about the application domain, services that the system should provide and the system's operational constraints। operational constraints का मतलब होगा conditions, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्निकल स्टाफ मतलब डेवलपर एंड से कोई लोग रहेंगे जो कस्टमर के साथ वर्कआउट करेंगे। कस्टमर के साथ वर्कआउट करके वो देखेंगे कि ओके आप अभी के लिए कौन से अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, देन वो सारे सॉफ्टवेयर जो है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या आप कोई एक टास्क अगर कर रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि कस्टमर कोई सॉफ्टवेयर यूज करे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है गेटिंग, लेकिन हम लोग वहां पे देखेंगे कि वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको हम लोग अपना जो नया सिस्टम बनाएंगे उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। तो अगर रेडी वही सेम सॉफ्टवेयर को हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे देन दैट्स फाइन ना, हम लोग नया उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स अपडेट नहीं करेंगे, हम लोग एज इट इज उसी को रख देंगे। लेकिन अगर हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके साथ में अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा देन वी सपोज टू मॉडिफाई इट, देन वी सपोज टू अपडेट इट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है, सर्विस दैट द सिस्टम शुड प्रोवाइड एंड द सिस्टम्स ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स में इन्वॉल्व। अब यहाँ पे ये सारे जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, टेक्निकल स्टाफ विल बी वर्किंग विद कस्टमर। अब कस्टमर्स है यहाँ पे, मतलब अलग अलग टाइप के लोग जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे, कस्टमर एंड से अलग अलग लोग रहेंगे, टेक्निकल स्टाफ के साइड से अलग अलग रहेंगे।
लाइक एंड यूजर्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, बराबर है, जो मेंटेन करेंगे। देन अगर हम लोग कॉलेज के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कॉलेज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई, या यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर बनाने वाले कोई एक्सपर्ट्स रहेंगे। देन ट्रेड यूनियन हो सकता है, उनके कुछ डिमांड्स हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन पिक्चर में कब आएगा? मैं अगर कोई एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अब आपके जो भी एम्प्लॉयज है ना, वो सालों से कोई एक आधा सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट सॉफ्टवेयर। अब ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या बोलेगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है अगर नया हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो पुराने सॉफ्टवेयर के लेवल का होना चाहिए, जिससे वो सेम प्रॉब्लम ना आए कि हम लोग के यूजर को वापस पूरा नया एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़े, बैठ के मेहनत करना पड़े। तो क्या होगा कि जो चीजें उसके पहले कभी कभी अगर एक 1 आवर में हो रहा था, नाउ इट विल टेक लाइक 2-3 आवर्स, है ना। सो दैट इज नॉट फिजिबल। सो दैट्स वाई ट्रेड यूनियन विल कम इन पिक्चर, स्टेटिंग कि ओके आपके पास एक लिमिट है, और वो लिमिट के अंदर आप अगर वो सेम, हम लोग इसको बेसिकली बोलेंगे कि आपका लेगेसी जो है वो अगर आपका प्रॉपर है, तो ये हम लोग ये सिस्टम्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, है ना। तो ट्रेड यूनियन इसमें पिक्चर में भी आएगा, या उसके कुछ अपने खुद के रिक्वायरमेंट रहेंगे, वो भी देखेंगे। सो याद रखो ट्रेड यूनियंस जो है वो बेसिकली फेवर करते हैं कहीं ना कहीं उनके जो वर्कर्स है, उनको क्या रिक्वायर्ड है, उनके लिए क्या चीजें मिसिंग है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप जब एक्चुअल कोई बड़े सॉफ्टवेयर की बात करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व नहीं रहता, उसमें सब पॉलिटिक्स ये वो सब घुस जाता है ना। बिकॉज एवरीवन इज थिंकिंग कि मेरा काम ना बढ़े। तो आप अगर उनके लिए चीजें जितना सिंपल रखेंगे, उतना आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली बन पाएगा, स्मूथली बन पाएगा, उसमें चेंजेस कम रहेंगे। आप अगर उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट करेंगे तो वो फिर आपके लिए चीज़ें और डिफिकल्ट कर देंगे, मतलब जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बार बार चेंजेस रहेंगे। सो ये जो भी लोग हैं ना, जो भी आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, ये सबको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, याद रखो। सो स्टेक होल्डर्स आर द पीपल लाइक फ्रॉम कस्टमर एंड, फ्रॉम द टेक्निकल एंड, ये जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें, इसको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलेंगे। तो अगर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है ना, जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर को के लिए पेमेंट कर रहा है, ये सारे हम लोगों के स्टेक होल्डर्स है। अब ये सारे जो स्टेक होल्डर्स है, उनके रिक्वायरमेंट समझना, उसके ऊपर वर्कआउट करना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को एक्चुअल में पता नहीं है what एक्सेप्ट इन मोस्ट जर्नल। स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट इन देयर ओन टर्म, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई अगर नॉर्मल नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो अपने हिसाब से कोई एक फंक्शन बोलेगा। अब उसने अपने हिसाब से बोल दिया, लेकिन हम लोग समझने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज अगर क्लाइंट से इसकी ओके, जैसे हम लोग जूम यूज करते हैं सपोज, तो वैसा ही कोई एक वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी उनको रिक्वायर्ड है। अब कस्टमर ने या क्लाइंट ने क्या बोला, जूम टाइप रिक्वायर्ड है वीडियो कॉलिंग, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप टाइप वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है उनको। या फिर इफ दे आर सेइंग, लेट्स सपोज इफ दे आर सेइंग कि व्हाट्सएप टाइप जैसे हम लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, वो चैटिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। सो अब देखो क्लाइंट ने क्या बोला, व्हाट्सएप टाइप चैटिंग फैसिलिटी। अब व्हाट्सएप के अंदर अगर आप देखेंगे, दे दे हैव डेवलप्ड सो मच थिंग। तो अब क्या हो गया कि स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट इन देयर ओन टर्म, उन्होंने तो वेगली बोल दिया ना कि भाई व्हाट्सएप टाइप बनाओ। अब व्हाट्सएप के अंदर तो इतने सारे चीजें हैं जो चैटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ वो भी चैटिंग का ही ऑप्शन है आज के टाइम में उसमें। तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली उसमें से, अगेन दैट्स अ कंफ्यूजन, राइट। और अगर हम लोग वो क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, और इफ यू थिंक कि व्हाट्सएप के जो फंक्शंस है वो सारे हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आपका जो मेन चीज है उससे आप डेविएट होगे, चैटिंग के ऊपर ही टाइम पास कर रहे हो, गेटिंग।
सो क्या हो गया, अननेसेसरीली आपके रिसोर्सेज जहाँ पे नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए था, जहाँ पे वर्कआउट नहीं करना चाहिए था, वो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, टाइम बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, बराबर है। ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग के होंगे। नाउ आप जितने स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे उनके सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेंगे। लाइक अगर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों से बात करेंगे जो डिफरेंट वे में आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि अगर कॉलेज सिस्टम है तो कॉलेज सिस्टम पे स्टूडेंट्स के अपने खुद के रिक्वायरमेंट रहेंगे। द वे दे इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट कंपेयर टू द प्रोफेसर, हाउ दे इंटरेक्ट, देन द अकाउंट स्टाफ हाउ दे इंटरेक्ट, एंड द प्रिंसिपल हाउ दे इंटरेक्ट। तो यहाँ पे आपके जो स्टाफ रहेंगे, अब वो डिपार्टमेंट वाइज अगेन उनका इंटरेक्शन चेंज होगा। लाइक अगर जूनियर कॉलेज स्टाफ है तो उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग रहेंगे, बराबर है। और उसमें भी अगर वो साइंस डिपार्टमेंट से है तो अगेन अलग रिक्वायरमेंट रहेंगे, बिकॉज स्टूडेंट को इवेल्युएट करने का पैटर्न, देन उनको उनके जो सब्जेक्ट्स है, रिजल्ट जनरेशन, बाकी सारी चीजें अलग है कंपेयर टू कॉमर्स। तो अगेन आप अगर देखेंगे स्टेक होल्डर्स में, इफ आई आस्क रिक्वायरमेंट्स अबाउट जूनियर कॉलेज कॉमर्स प्रोफेसर एंड जूनियर कॉलेज साइंस प्रोफेसर, तो यहाँ पे ही दोनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इन सेम वे आप अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो उनके भी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं चेंज होंगे। तो अभी आपको करना क्या है, आपके मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स कितने बन रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक जो प्रोफेसर मॉड्यूल है, इसके अंदर भी है सब मॉड्यूल, दैट इज जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज। तो वो जो सब मॉड्यूल है उसके लिए आपको वो जो जूनियर स्टाफ है, जूनियर कॉलेज स्टाफ है, प्रोफेसर्स है, उनके पास से अलग से रिक्वायरमेंट लेने पड़ेंगे। अब मेरे पास, हम लोग के कॉलेज में सपोज साइंस डिपार्टमेंट में 50 प्रोफेसर्स हैं, तो उसमें से आई विल सिलेक्ट रेंडमली 5 ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, एंड उनके साथ मैं डील करूंगा। आई विल आस्क देम, और उनके जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट रहेंगे वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। सेम वे कॉमर्स डिपार्टमेंट में से भी मैं 4-5 अलग प्रोफेसर्स को निकालूंगा और उनके पास से रिक्वायरमेंट जो है वो मैं ले लूंगा। सबको हम लोग नहीं जाके पूछेंगे, बराबर है। अब ये 5 कौन से रहेंगे, हु विल डिसाइड, विल जस्ट असाइन दिस टास्क टू एचओडी, कि भाई कोई भी 5 आप फैकल्टीज दे दो जो थोड़े टेक्निकल हो, जिनको पता हो, जो बहुत टाइम से ये सेम प्रोसेस में हो, या जूनियर कॉलेज में हो बहुत सालों से हो, तो उनको पता हो इन एंड आउट सारा प्रोसेस। ये वे में होगा। देन स्टूडेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास अलग अलग, अब स्टूडेंट्स देखो बहुत सारे रहेंगे, तो सबसे पहले तो विल सिलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स जो सीआर है, तो अगर उनके कोई खुद की रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे हम लोग। देन जो अगर कभी इवेंट्स में जो काम करते हैं, तो वो कॉलेज में जो इवेंट्स होते हैं उनके जो हेड रहते हैं, बराबर है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर से, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशनल ये सब हो गया। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये हमेशा आएगा। पॉलिटिकल फैक्टर विल ऑलवेज कम इन पिक्चर। अब आप इसको, आपके लिए कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो दिस मे इन्फ्लुएंस द सिस्टम रिक्वायरमेंट। देन रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस, बराबर है। न्यू स्टेक होल्डर्स में इमर्ज एंड द बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज। तो एनवायरमेंट चेंज होने का मतलब है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आप देखो कि ये जो एनवायरमेंट चेंज हो गया, अभी पहले हम लोग जो फिजिकली लेक्चर कंडक्ट कर रहे थे, नाउ द एनवायरमेंट इज चेंज्ड, सडनली रिक्वायरमेंट हैज चेंज्ड, है ना। और उसके हिसाब से बहुत सारे अपडेट जो है वो हम लोग को लाना पड़ा। तो यहाँ पे वो अपडेट जो है वो सेम नहीं है, अपडेट्स आर डिफरेंट हियर। ओके, आई होप वी आर वेरी मच क्लियर। Yes, sir. ओके, सो नाउ अगर नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो जो हम लोग के पास इवेल्युएशन एंड एनालिसिस प्रोसेस एक्टिविटी जो है उसमें आपको क्या बोला है, डिस्कवर द रिक्वायरमेंट, इंटरेक्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स। हम लोग अलग अलग उनके रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करेंगे, बराबर है। अब उसके आगे डोमेन रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो डिस्कवर्ड एट दिस स्टेज। डोमेन रिक्वायरमेंट मतलब हम लोग कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग के जैसे ही दूसरे जो कॉलेजेस हैं
at the same level, तो उनके पास जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स है वो कैसे है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व है ना, ये हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो उनके सॉफ्टवेयर्स को एज अ गाइड वी कैन कंसिडर, जिससे पता चलेगा कि वो क्या पॉइंट या क्या फीचर्स उन्होंने ऐड किए, व्हाट थिंग्स आर मिसिंग देयर, और what are the extra things which we have added, which is added by that college, जो उन्होंने ऐड तो कर दिया है लेकिन नाउ दे आर नॉट यूजिंग इट। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि कोई एक चीज एक्स्ट्रा आप ऐड तो कर देते हो, बाद में यूज नहीं होता है, दैट इज द वेस्टेज ऑफ योर कैपिटल या मनी। तो उसके हिसाब से हम लोग अपना डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल या लिमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वही दिया। देन रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या रहेगा, जैसे हम लोग ने कॉलेज सिस्टम का एग्जांपल लिया था कि हम लोग के पास 4-5 मेन मॉड्यूल्स हो सकते हैं, प्रोफेसर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, बराबर है। देन जो हम लोग के ऑफिस स्टाफ है वो, एंड प्रिंसिपल। देन जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जूनियर कॉलेज स्टूडेंट, डिग्री कॉलेज स्टूडेंट। जूनियर कॉलेज विल बी अगेन सब डिवाइडेड इनटू आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, and degree college will be subdivided into we have BCom, then BMM, BSc IT, BSc CS, etc etc। तो ये हो गया। देन अगर आप देखो कि अगर NMIMS जैसा अगर बड़ा कॉलेज है तो वहां पे अगेन डिग्री कॉलेज में सबसे पहले तो डिवीजन जो होगा वो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज एंड जो डायरेक्टली जो एडेड कोर्सेज है उसमें आएगा, है ना। तो कॉमर्स जो है वो आपका एडेड के अंदर आएगा, एंड सेल्फ फाइनेंस के अंदर हम लोग के अलग कोर्सेज आएंगे, तो उसके हिसाब से डिवीजन हो सकता है। देन आप देखो कि ये सेम जो NMIMS है उनके पास अपने इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो अगर मैं जूनियर कॉलेज की बात करूंगा तो जूनियर कॉलेज में आपके नॉर्मल जो जूनियर कॉलेज है 11th-12th वाले वो आएंगे, और डिप्लोमा कॉलेजेस आएंगे। तो अगेन वहां पे भी सब डिवीजन होगा। तो एज यू कैन सी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे अपडेट होते जाएगा, बराबर है। एंड डिग्री कॉलेज में वी कैन से कि कोई इंजीनियरिंग डिग्री में अगर है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, बराबर है। अब ये सब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट क्लासिफाई कर दी है बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस विच वी हैव। देन उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल प्रोवाइड अ इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी एंड निगोशिएशंस चलेंगे। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि कौन से रिक्वायरमेंट्स या फंक्शंस है जिनको आपको सबसे पहले ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे। देखो, प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग द रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट। मतलब कहीं पे अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट ऐड करने हैं, कहीं पे दूसरे मॉड्यूल में कोई दूसरे ऐड करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, अननेसेसरली आपका बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लाइक लेट्स सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर बोलता है कि हम लोगों को जो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स जो है वो ऑनलाइन लेने हैं, बराबर है। तो अब स्टूडेंट्स के एडमिशन अगर ऑनलाइन लेने हैं तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कौन हैंडल कर रहा है, सपोज प्रोफेसर्स हैंडल कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, प्रोफेसर्स डोंट वांट दिस थिंग्स टू गो ऑनलाइन, तो नाउ दैट विल क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट ना, कि प्रोफेसर्स अपना काम जो है वो ऑनलाइन बढ़ाना नहीं चाह रहे और आप वो सेम चीज़ों को ऑनलाइन रख रहे हैं दूसरा डिपार्टमेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट रिक्वायरमेंट गिवन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो वो टाइम पे अगेन दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड लास्ट जो है दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन। ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दे दिया क्योंकि दिस रिक्वायरमेंट शुड बी डेवलप फर्स्ट, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है वो हम लोगों ने हटा दिया। एंड उसके बाद में फाइनली हम लोग बोलेंगे कि ओके दिस आर द फिल्टर्ड, मेन फिल्टर्ड रिक्वायरमेंट, और वो जो फिल्टर्ड रिक्वायरमेंट है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर। अब यहाँ पे as you can see again we have this spiral model, okay। so I'll give you 1 minute time, just ध्यान से एक बार ये spiral model देखो, then हम लोग वापस डिस्कस करते हैं।
सो एज यू कैन सी, पहले जो हम लोगों ने स्पाइरल मॉडल देखा वही है ये, लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस के लिए वापस आपका ये सेम पैटर्न चलेगा। क्या बोला है, रिक्वायरमेंट क्लासिफाई किया हम लोगों ने, बराबर है, एंड वो रिक्वायरमेंट को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल क्लासिफाई करने के बाद में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, लेवल ऑफ देयर प्रायोरिटी, लेवल ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले रिक्वायरमेंट पहले आएंगे, लीस्ट प्रायोरिटी वाले रिक्वायरमेंट बाद में आएंगे, बराबर है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को क्लासिफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, देन रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजिंग कैसे होगा ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि अभी उसमें हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइज किए अलग से, क्योंकि दिस आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हम लोग को मिले, दिस आर द सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है, ये डिपार्टमेंट के लिए दिस आर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिक्वायरमेंट। उसको हम लोगों ने क्या किया, प्रायोरिटी पे डाला, और वहां पे हम लोग निगोशिएट करेंगे कि ओके दिस वन इज रिक्वायर्ड, दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आइदर द क्लाइंट या आपके जो एंड यूजर्स है दे आर नॉट रेडी टू वर्क विद दैट, या फिर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्लैश हो रहा है, या फिर हम लोग का बजट में नहीं बैठ रहा है, या फिर हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके साथ वो सूटेबल नहीं है ना, ये कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद में क्या आएंगे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आएगा, एंड फाइनली हम लोग बाकी सर्टेन जो कॉलेजेस है जिनके पास सॉफ्टवेयर है उनसे हम लोग का सॉफ्टवेयर मैच करके रिक्वायरमेंट, मिसिंग रिक्वायरमेंट डिस्कवर करने की ट्राई करेंगे कि हम लोगों ने क्या पॉइंट्स, क्या अलग अलग जो हम लोग के फीचर्स है जो आपके सिस्टम में वहां पे अवेलेबल है, जो यहाँ पे हम लोगों ने मिस किया है। गेटिंग? ओके, सो ये आपका सिंपल सा एक जो पार्ट हम लोगों ने देखा उसका ये एलिसिटेशन एंड एनालिसिस का अगेन स्पाइरल मॉडल है, मतलब यहाँ पे वापस वो सेम काम जो है वो कंटिन्यूअस लूप में चलते रहेगा जब तक आपके फाइनली सारे रिक्वायरमेंट्स हम लोग के यहाँ पे फाइनलाइज ना हो जाए तब तक। ना रिक्वायरमेंट डिस्कवरी बहुत सिंपल है, अप्रोच एंड टेक्निक क्या रहेंगे रिक्वायरमेंट डिस्कवर करने के, मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, द प्रोसेस गैदरिंग इन्फो अबाउट द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम आपके पास क्या है एंड आपने जो प्रपोज किया है नया सिस्टम उसमें क्या डिफरेंस है। देन सोर्स इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो रहेंगे उनके इन्फॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद रिक्वायरमेंट डिस्कवरी में क्या चलेगा, व्यू पॉइंट्स, दैट इज द अप्रोच, कि जैसे मैंने क्या बोला कि ओके हम लोग के पास एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये वाले फंक्शंस है, तो अभी आपको वो सेम सिस्टम रीयूज करना है या वो सारे फंक्शंस वापस बनाने हैं, सबसे पहला तो पॉइंट ये आएगा। दूसरी बात, आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स दिए उसमें से अभी हम लोग आपके जैसे ही कोई दूसरा कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है जो सेम लेवल पे है अगर, तो उन्होंने उनके उनके क्या क्या फंक्शंस है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम के वो देखेंगे हम लोग, एंड उसके लिए क्या होगा, इंटरव्यूज होंगे, सिनारियो क्रिएट करेंगे हम लोग। सिनारियो क्रिएट करने का मतलब है कि लेट्स सपोज कि अभी हम लोगों को ऑनलाइन रिजल्ट या एग्ज़ाम वापस सेट करना पड़ेगा, तो सपोज हम लोग के पास एक साथ वहाँ पे 200 स्टूडेंट्स रहेंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए, सो हम लोग वैसा सिनारियो क्रिएट करेंगे, है ना, और वो सिनारियो में हम लोग देखेंगे कि जब अगर ये 200 स्टूडेंट एक साथ अगर एग्जाम दे रहे हैं सो उसके क्या प्रोज है, कॉन्स है, क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना, ये सब देखेंगे। उसके हिसाब से देन उसका यूज केस डायग्राम बनेगा, एंड यूज केस डायग्राम आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में देखा रहेगा यूज केस डायग्राम क्या होता है। तो यूज केस डायग्राम का मतलब क्या रहेगा कि ये सेम जो भी रिक्वायरमेंट है, अब अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलूंगा तो वो आपको समझेगा, लेकिन आपको जब तक अगर मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ना दूं आपको इजीली पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर है। सो वो टाइम पे हम लोगों को वी कैन से कि वहाँ पे वी कैन से कि आपको एग्जैक्टली वहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि आपके जो यूजर्स है उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दिया है उसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग रखेंगे तो क्या इनपुट देंगे, कौन इनपुट देगा, है ना, वो प्रोसेस होगा, एंड फाइनली आउटपुट आपको कैसे दिखेगा।
देन नेक्स्ट कम्स एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब होता है कि आप जो लोगों के लिए, जो प्लेस के लिए, जो इंस्टीट्यूशन या कंपनी के लिए ये बना रहे हैं, वहाँ के मेनली जो जैसे आप देखो कि हम लोगों का कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी अलग है ना। देन एक सेम सॉफ्टवेयर अगर मैं बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक आप देख लो, तो फेसबुक अगर आप यूएस में देखते हैं और इंडिया में देखते हैं तो अगेन उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। The way few things which are defined there or which is allowed there, when we post those things, those are not allowed here, and यहाँ पे कुछ allowed है वो वहाँ पे allowed नहीं रहेगा, है ना। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हम लोग के पास यहाँ पे व्हाइट ब्लैक ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सो अगर मैं ऐसे कुछ चीजें अगर डाल रहा हूँ तो वो यहाँ पे हम लोग, आप देखो कि अगर मैं किसी को अगर बोल रहा हूँ कि भाई तू ब्लैक है या तू ये है वो है, यहाँ पे किसी को इतना दुख नहीं होता है, बिकॉज वी ऑल आर एट द सेम लेवल, बराबर है। लेकिन ये सेम चीज अगर ऐसे कोई सेम पोस्ट अगर यूएस में अगर डालेंगे, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बराबर है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हिंदू मुस्लिम डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे कुछ पोस्ट अगर आ रहा है, देन वी सपोज टू एलिमिनेट दैट। सो अब क्या हो गया कि फेसबुक ने अपने हिसाब से सर्टेन चीजों को यहाँ के कल्चर के हिसाब से मॉडिफाई किया है कि दिस शुड बी अवेलेबल विजिबल टू द यूजर्स, दिस शुड नॉट बी विजिबल। एडवर्टाइज में भी एक लिमिट तक के एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो यहाँ पे विजिबल रहेंगे। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में एक्सपोजर ज़्यादा है, 18+ टाइप के एड्स है, उसको हम लोग कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बताएंगे, है ना। दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हम लोग क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, वो सेम चीज यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, फेस्टिवल्स जो है वो आप देखो कि कुछ फेस्टिवल्स जो है वो इंडिया में अलग है, वो सेम हम लोग यूएस में सेलिब्रेट नहीं करते, और यूएस में जो सेलिब्रेट करते हैं वो सारे हम लोग इंडिया में नहीं करते। इट मीन्स कि आप जब अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो टाइम टू टाइम ऐसे कोई फेस्टिवल्स आएंगे, देन पीपल विल ग्रीट ईच अदर, है ना। एंड वो टाइम पे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ऐसा लगे कि हाँ हम लोग कोई एक अच्छा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल देख लो गूगल डूडल, तो अब गूगल जो है वो अपने साइड से वो सेलिब्रेशन बता रहा है कि जब कभी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर दिवाली है तो वहाँ पे वो गूगल डूडल डूडल जो है वो एक आता है, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हाँ आज दिवाली है। एंड गूगल इज ऑल्सो पार्ट, मतलब गूगल जो है वो गूगल जो है वो ऐसे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है ना, जहाँ पे वो आपके लिए ये फेस्टिवल के साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, आपको ग्रीट कर रहा है वो। अब ये सेम चीज जो है वो आपको यूएस में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे ये फेस्टिवल नहीं है। तो फेसबुक पे भी ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। वहां के कल्चर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आपको भी उसको इम्पोर्टेंस देना है। ये आपका एथनोग्राफी होगा। सो एथनोग्राफी में क्या क्या पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे, जहाँ पे हम लोग वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है, उनके कस्टम्स क्या है, उनके हैबिट्स क्या है ना, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एथनोग्राफी। एंड डिफरेंस फाइंड करना बहुत जरूरी रहता है। डिफरेंस मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ इंडिया एंड यूएस। आप देख लो, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर बर्गर किंग अगर इंडिया में अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, तो इंडिया में वो पनीर टिक्का और ऐसा वाला बर्गर बेचता है। यूएस में ऐसा बर्गर नहीं बेचेगा वो, क्योंकि वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है। इंडिया के लोगों का, यहाँ का कस्टम, यहाँ का अब वी से इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्पाइसेस। सो इंडिया में जितना लोग तीखा खाते हैं उतना आपको बाकी बहुत सारे दूसरे कंट्री में नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप कोई एक फूड ला रहे हैं, वो अगर एकदम डाइट टाइप का भी फूड लाएंगे ना, तो पीपल वॉन्ट एक्सेप्ट इट,
है ना। सो वो टाइम पे आपके बिजनेस आइडियाज को यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आपको वो सेम स्पाइसेस जो है वो अपने प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा, वेदर इट इज अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या फिर कोई एक फूड प्रोडक्ट है, तो वो सेम वे में आपको यहाँ का कल्चर समझ के अपने सॉफ्टवेयर में वो सेम चेंजेस लाना पड़ेगा फॉर द सक्सेस ऑफ दैट बिजनेस। सेम थिंग इज डन बाय पिज्जा हट, सेम थिंग इज डन बाय मैकडोनल्ड्स। आप देख लो कि ये सारे फॉरेन कंपनीज जो यहाँ पे ओपन हुए हैं, वो सब ने अपने चीज़ों को अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ के कल्चर कस्टम्स के हिसाब से, यहाँ के जो लोग हैं उनको समझा उन्होंने, उनका टेस्ट समझा उन्होंने और उसके हिसाब से मॉडिफाई किया। और ये आप प्लेस टू प्लेस आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, द वे द पीपल थिंक हियर और द वे द पीपल रिएक्ट ऑन समथिंग हियर एंड देयर, इट्स टोटली डिफरेंट। सो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में पता चलना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है। एटीएम बैंक कस्टमर हु रिसीव्स द सर्विस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर बैंक हु हैव रेसिप्रोकल अग्रीमेंट फॉर एटीएम यूसेज। मतलब एटीएम सपोज आपका एक्सिस बैंक है और मैं आईसीआई का कार्ड लेके वहां पे जा रहा हूँ, सो आई कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम एक्सिस बैंक एज वेल, एक्सिस बैंक का एटीएम एज वेल। बैंक ब्रांच मैनेजर्स हु ऑब्टेन मैनेजमेंट इन्फो, काउंटर स्टाफ रहेंगे हु इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ द सिस्टम्स, जो एटीएम को मेंटेन करेंगे, उनको रिफिल करेंगे। बराबर है, ऐसे ही तो एटीएम पैसा नहीं छापता है। सो आपको क्या करना है, उसको रिफिल करना है, मेंटेन करना है। अगर कहीं पे अगर वो एटीएम प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो एटीएम भी एक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, सो इट माइट पॉसिबल ना कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, हार्डवेयर में आ गया, तो वी सपोज टू रिजॉल्व दैट। अदरवाइज क्या होगा कि जो लोग वहाँ पे विड्रॉ करने आ रहे हैं उनके यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। उनका पैसा, किसी का पैसा नहीं मिला और फिर भी विड्रॉवल हो गया अकाउंट में से, या फिर अकाउंट में से विड्रॉवल हो गया लेकिन अकाउंट में वो पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ, एटीएम ने उठा के दे दिया, तो अब कोई सामने से तो बोलेगा नहीं कि मुझे पैसा मिल गया और मेरे अकाउंट में से विड्रॉ नहीं हुआ है। सो हु इज गोइंग टू बेयर दैट लॉस। सो वो आपको नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द सिस्टम विद कस्टमर डेटाबेस। बहुत सिंपल है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, बैंक सिक्योरिटी रहेगा, बैंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन पर्पस क्या रहेगा कि बैंक को कंपटीशन में लाओ बाकी जो बैंक्स है उनके कंपैरिजन में, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास बाकी जो बड़े बैंक्स है वो अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप देखो, मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, अभी से अगर आप 6 ईयर्स अगर बैक देखोगे, 5 to 6 years बैक, तो ऑनलाइन बैंकिंग इतना स्मूथ नहीं था। बहुत सारे बैंक्स में आप देखो कि आज के टाइम पे अगर मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है ना, तो ऑनलाइन मेरे पास आधार कार्ड एंड पैन कार्ड है मेरा, एंड बाकी के मैं वहाँ पे अपने डिटेल्स ऐड करूँगा एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरा एक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ही क्रिएट हो जाएगा, है ना। इसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। मेरा बैंक के साइड से आपने वो एक्सिस बैंक का बहुत बार जो एग्जांपल आता है वो आप कभी अगर देखा रहेगा। सो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आप देखो दे प्रोवाइड यू सर्विस एट सच एन ईज कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करो, 5 मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो गया। वो सेम अकाउंट में आपका जो डेबिट कार्ड है वो वहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स। उसके ऊपर आपका नाम, आपका कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट, पीछे करेंगे तो आपको कार्ड के पीछे जो डिटेल्स रहते हैं वो सारे वो वहाँ पे अवेलेबल है। फिजिकली अगर आपको चाहिए तो आप बैंक से डिमांड करेंगे, आपका जो पोस्टल एड्रेस आधार कार्ड पे होगा उसके ऊपर वो कार्ड जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? फिजिकली यू डोंट रिक्वायर टू गो टू बैंक टू ओपन योर अकाउंट। दूसरी बात,
सर्टन बैंक जो है दे पुट अ कंपल्शन कि आपके अकाउंट में मिनिमम इतना पैसा होना ही चाहिए। अब यहाँ पे ये बैंक जो है वो आपके ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रख रहे, आप उसमें थोड़ा सा पैसा रखो, दैट्स इट। या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो वो क्या हो गया, बैंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो आपको अलग अलग वे में बताएंगे कि हम लोग कस्टमर से कैसे बेटर वे में कनेक्ट हो सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंजीनियर्स रहेंगे हम लोग के पास, बराबर है। एंड बैंकिंग रेगुलेटर्स रहेंगे। बैंकिंग रेगुलेटर्स मतलब लाइक वी हैव आरबीआई, तो वो क्या है, दैट इज द बैंकिंग रेगुलेटर। तो कोई बैंक प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है कि नहीं। अब देखो जो यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें, नीरव मोदी का जो केस हुआ उसमें क्या हुआ कि बैंक जो है वो एक लेजर इशू करता है। मतलब अगर मैं यूएस में अगर डील कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास से बैंक गारंटी लूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, तो मैंने बैंक को रिक्वेस्ट किया, मैंने कुछ अपने असेट्स बैंक के पास दिए, एंड बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मी दे विल पे सम मनी टू दैट फॉरेन बैंक जहाँ पे मेरा बिजनेस डील हो रहा है। एंड फिर उसके बाद में वो जो भी मुझे 1 मंथ का क्रेडिट बैंक के साइड से मिला रहेगा, विद इन दैट 1 मंथ और 2 मंथ्स मैं जो भी बैंक ने मेरे बिहाफ पे, ठीक है, मेरे बिहाफ पे वो बिजनेस डील के लिए पेमेंट किया था, वो मैं सेम पैसा बैंक को विद इन दैट क्रेडिट लिमिट जितना मुझे मिला उतने टाइम में मैं रिटर्न कर दूंगा उनको। अब नीरव मोदी के केस में क्या हुआ, बैंक गारंटीज जनरेट हो रहे थे फॉरेन में जहां जहां पे उसका बिजनेस डील हो रहा था, लेकिन वो सेम बैंक गारंटीज, बैंक जो पैसा देते जा रहा है वो सेम बैंक के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, बैंक्स बेसिकली यूज अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज सम स्विफ्ट फ्रेमवर्क के साथ में कनेक्टेड रहता है, स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट कार का जो नाम है वैसा ही सॉफ्टवेयर का नाम है। अब वो क्या होता है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आपको हेल्प करता है, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर का आपको एक्सेस की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे जब आपका ऐसे कोई फॉरेन बैंक्स को आपके बैंक के साइड से पैसा जब जाता है तो उसका डिटेलिंग जो है वो बैंक के जो हायर मैनेजमेंट है वो सबको जाना चाहिए। दूसरी बात, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये मेन एक रूल्स रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि कोई एक पर्सन के नाम पे अगर हम लोगों ने इतने लिमिट के अगर बैंक गारंटीज जनरेट कर दी है, बैंक नोट जनरेट कर दिए, जैसे अगर मैंने नीरव मोदी के लिए यूएस में उसके उसके लिए सपोज यहाँ से मैंने 10 करोड़ पे कर दिए बैंक ने, तो अब आपके सॉफ्टवेयर में ही ये कंडीशन होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि अगर सेम पर्सन यूके में जाके अगर वापस बैंक के पास बैंक गारंटी डिमांड करता है कि भाई वापस और 10 करोड़ मुझे ये यूके के ये बैंक ऑफ इंग्लैंड को देने हैं मेरा बिजनेस डील के लिए, सो हम लोग क्या करेंगे, विल पुट अ रिस्ट्रिक्शन कि भाई पहले के जो 10 करोड़ आपको यूएस में हम लोगों ने पे किए थे आपके बिहाफ में वो रिटर्न करो, देन ओनली विल इशू न्यू बैंक गारंटी फॉर यू, है ना, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को पे करेगा। सो ये जो चीज़ें थे ये मिसिंग थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली बैंक गारंटीज अलग अलग प्लेस पे वो पर्सन यूज़ करते गया, सिस्टम में वो नोटिफिकेशन नहीं आए, एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट जब हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे जब मिसिंग आपको बताने लगा सिस्टम, एंड तब जाके जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया तब पता चला कि इतने सारे पैसे जो आपके सेविंग अकाउंट होल्डर्स है जिन्होंने एफडी बना के रखा है आपके बैंक में, उनके पैसे आपने किसी दूसरे को बैंक गारंटी बना बना के दे दिए। सो बैंक के पास जो उनके कस्टमर्स के पैसे थे वो कोई एक्सवाइजी पर्सन ने बैंक गारंटी में अपने बिजनेस में यूज करती है, और हम लोग को बाद में पता चला। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पार्ट जिसको आपको हैंडल करना है। तो अब अगर हम लोगों ने ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया है तो फ्यूचर में ये सिमिलर प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, ऑलवेज विल कीप इट अ सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब जब कभी अगर बैंक गारंटी अगर जनरेट होगा, है ना, बैंक नोट जनरेट होगा जहाँ पे हम लोग किसी के बिहाफ में पे कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो उसका सेम अपडेट, उसका एलिजिबिलिटी सब कुछ जो है वो हम लोगों के जो सीनियर मैनेजमेंट्स है ना, उनको जाना चाहिए। जो हम लोग के बैंक के अलग से सीए रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, उनके पास ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए।
जिससे हम लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि किसके लिए हम लोगों ने बैंक गारंटी जनरेट किया है, फॉरेन कंट्री में कोई कौन से पर्सन के लिए हम लोगों ने पे किया है उनके अगेंस्ट में, और किन के पास से हम लोगों को कब तक पैसा वापस लेना है ना। तो अगर उनके पास से नहीं आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब व्यू पॉइंट्स क्या है, अब देखो जो जो लोगों ने, मैंने जो बताया वो प्रॉब्लम अगर जो लोगों ने फेस किया उनके व्यू पॉइंट्स क्या रहेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर ये लेवल का स्ट्रांग होना चाहिए। अब जिन्होंने ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं किए उनको कभी पता ही नहीं रहेगा, तो उनके व्यू पॉइंट में ये आएगा ही नहीं। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ व्यू पॉइंट्स। इंटरैक्टिव व्यू पॉइंट्स, people or the system that interact directly with the system like ATM, the customer and the account database are interactor। ये आपका व्यू पॉइंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट, स्टेक होल्डर हु डू नॉट यूज द सिस्टम themselves but who influence the requirements like in an ATM, security staff are indirect व्यू पॉइंट। मतलब वहां पे आपको सिक्योरिटी स्टाफ जो रखना है, मेंटेन करना है, वो आपने नहीं बोला है। सीसीटीवी जो लगाना है ना, ये आपने अलग से सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो एटीएम में अगर हम लोग मशीन लगाएंगे, या फिर अगर मैंने बोला है कि वहां पे हम लोगों को एक बैकअप इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, सडनली अगर इंटरनेट डाउन जाता है तो ये सब क्या है, ये हम लोगों का इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट्स है। डोमेन व्यू पॉइंट्स, डोमेन व्यू पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको एटीएम रखना है तो वो इंटर बैंक कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एटीएम में। आज के टाइम पे कोई भी एक एटीएम आज के टाइम पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इट वर्क्स ओनली फॉर आईसीआई, वो एचडीएफसी के कार्ड को अलाउ या एक्सेप्ट नहीं करेगा, या एसबीआई के कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, सारे बैंक्स में आपके सारे कार्ड्स, सारे बैंक के एटीएम में आपके सारे कार्ड्स चलते हैं। ठीक है, ये है आइडेंटिफाइंग द व्यू पॉइंट। प्रोवाइडर कौन है, रिसीवर कौन है, सिस्टम के साथ वो डायरेक्टली कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जो आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं वो, उसके साथ में जो कंट्री में आप ये रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश करेंगे वो कंट्री के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स क्या है। जैसे आप जैसे अगर आप देखेंगे कि वी हैव चाइना विच इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, या वी कैन से कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इज़ वेरी मच टेकिंग प्रिकॉशंस कि आप उनके यूजर्स को क्या बता रहे हैं, एंड आप जो भी कुछ बता रहे हैं उसमें कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए which define an information which is against the government। So basically वो एक अपना अलग परसेप्शन लोगों के लिए जनरेट करके रख रहे हैं। मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ है। अगर कोई एक पर्सन अगर चाइना से बाहर नहीं गया है तो उसको कभी पता नहीं चलेगा कि आउटर वर्ल्ड थिंग्स अबाउट चाइना। तो उसको क्या पता चलेगा, जो गवर्नमेंट बता रहा है। गेटिंग, सो इसका मतलब है कि उनका कल्चर, उनका गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, तो वो वही सर्टेन चीजें बताएंगे। देन और कुछ पॉइंट्स रहेंगे। देन सोर्स ऑफ बिजनेस एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे आपके। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप कहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे सिक्योरिटी आपको कितना लेने की ज़रूरत है ना। देन जैसे आप देखो कि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि हम लोग के पास इतने यूजर्स हैं जिनके पास 3G लेवल की सिक्योरिटीज़ ही है, तो आपके कुछ फंक्शंस जो रहेंगे वो वही वे में आप डिफाइन करो। आपके सर्वर्स बैकअप आप यहाँ पे बना के रखो, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा है। देन इंजीनियर्स, मार्केटिंग, ये सारे पॉइंट्स बेसिक है। ओके, अब लाइब्रेरी सिस्टम के लिए अगर हम लोग देखेंगे, सो व्यू पॉइंट क्या आएंगे, इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट, लाइब्रेरियन मैनेजर आएगा। देन लाइब्रेरी में जो भी अगर आ रहे हैं वो अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं लाइब्रेरी के सर्विस को 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा। एंड कोई अगर आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने खुद के, तो आर्टिकल प्रोवाइडर्स रहेंगे। ये इंटरेक्ट हो गया जो बाद में हम लोग लाइब्रेरी में प्रोवाइड करेंगे। इंटरैक्टर में क्या रहेगा, यूजर्स रहेंगे एंड लाइब्रेरी स्टाफ रहेगा। तो यूजर्स आपके कौन से हो सकते हैं, अगर कॉलेज लाइब्रेरी है तो स्टूडेंट रहेंगे, प्रोफेसर्स रहेंगे, एंड एक्सटर्नल मतलब अलग से अगर आप किसी को सब्सक्राइब करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, सो दोज आर द एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये जो है ये ऑप्शन है, आप अगर दे रहे हैं तो ही हम लोग अलाउ करेंगे। स्टाफ में क्या रहेंगे, सिस्टम मैनेजर्स रहेंगे एंड कैटलॉगर्स रहेंगे। डोमेन में आप जो यूजर इंटरफेस कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी सर्विस यूज करेंगे। देन क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग बताएंगे क्योंकि अगर प्रोफेसर है तो उनको क्या फंक्शंस अलाउड है लाइब्रेरी में, स्टूडेंट है तो उनको क्या एक्सेस अलाउड है ना। सो अब देखो अगर
प्रोफेसर है तो हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट अगर कोई एक बुक इशू करने के बाद में अगर वो 10 दिन लेट करेंगे तो हम लोग उनके ऊपर फाइन लगाते हैं। लेकिन प्रोफेसर्स जो है वो कोई एक बुक अगर परचेज करेंगे तो वो पूरा सेमेस्टर एंड तक वो सेम बुक रखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो वो टाइम पे हम लोग वापस वो सेम बुक को उनके पास से लेने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग कंटिन्यूअसली वो सेमेस्टर एंड तक जब तक वो प्रोफेसर जो है उनको हम लोग खाली इन्फॉर्म करेंगे कि ये बुक आपके पास है, आप इसको खाली रिन्यू कर लो, और वो सेम सेमेस्टर एंड तक हम लोग रखेंगे उनके पास। स्टूडेंट्स को हम लोग ये सेम फैसिलिटी अलाउ नहीं करेंगे। गेटिंग? देन कम्स इंटरव्यूइंग। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इंटरव्यू करने का मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे जब हम लोग बात करेंगे तो। सो इंटरव्यू में हम लोगों ने प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर्स बनाए रहेंगे, है ना। जैसे मैंने गूगल फॉर्म बनाया जिसमें मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए और नीचे मैंने उसके चेक बॉक्स दिए, और वो जो चेक बॉक्स मैंने प्रोवाइड किए उसी के बेस के ऊपर मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग। दैट्स इट। सो इंटरव्यू यूज्ड फॉर गेटिंग एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टेक होल्डर्स डू। हम लोग उनसे इंटरेक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना। और इनपुट जो लेंगे वो स्टैंडर्ड वे में रहेंगे, लाइक गूगल फॉर्म में लेंगे। इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू मतलब मैं आपके पास से रिटर्न में आंसर मांगूंगा, क्वेश्चन जो पूछूंगा वो रिटर्न में पूछूंगा, मतलब ऑफिशियली एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड। इनफॉर्मल मतलब हम लोग जैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे आप भी मुझे बताएंगे कि ओके पहले हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, कॉलेज ने इतना इन्वेस्ट किया है, लेकिन हम लोगों का ये सॉफ्टवेयर फिर भी यहाँ यहाँ पे अगर हम लोग वर्कआउट करते कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है ना। ओके, सो आई गिव यू 1 मिनट्स टाइम। ध्यान से एक बार ये इंटरव्यू वाला टॉपिक पढ़ो, वापस हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो इंटरव्यूइंग जैसे मैंने आपको बताया वही है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। क्लोज्ड इंटरव्यू वेर प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर रहेंगे। याद रखो, ये याद रखना है आपको। इंटरव्यू आपके दो टाइप के रहेंगे, एक क्लोज विंडो एक ओपन विंडो। क्लोज विंडो में हम लोगों ने फिक्स किया है कि हम लोगों को इतने क्वेश्चंस का आंसर्स तो फिक्स रिक्वायर्ड है ही, तभी हम लोग अपने डेवलपमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, है ना। सो मैं एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाऊंगा और उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे तब तक हम लोगों का आगे डेवलपमेंट नहीं जा सकता। तो वो मुझे डेफिनेटली यहाँ से लेना है। एंड ओपन इंटरव्यू जहाँ पे प्री डिफाइंड कोई एजेंडा नहीं रहेगा, बराबर है। हम लोग जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग टाइप के आपके यूजर्स हैं, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे एंड होगा उतना नॉर्मली इंफॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करेंगे। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे आपके जो इंटरव्यूज रहते हैं वो क्लोज्ड एंड ओपन एंड का मिक्स रहता है। मतलब थोड़े बहुत मेरे प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस में लेके जाऊंगा और थोड़ा बहुत इन जनरल डिस्कशन होगा। देन इंटरव्यूज आर गुड फॉर गेटिंग द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स को क्या रिक्वायर्ड है, आपके कस्टमर्स को क्या रिक्वायर्ड है। नाउ इंटरव्यूज आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डोमेन रिक्वायरमेंट। मतलब
मैं अगर बोल रहा हूँ कि कॉलेज सिस्टम बनाना है, तो हम लोग कॉलेज सिस्टम जिन्होंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बनाए रहेंगे, जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा ना, उनका हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके यूजर्स ने बता दिया, लेकिन उनको भी इन एंड आउट पूरा नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में और कौन से नए रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कब उनको पता चलेगा, जब वो सेम सॉफ्टवेयर यूज करना चालू करेंगे, एंड धीरे धीरे दे रियलाइज कि ओके ये पॉइंट या ये फीचर या ये फंक्शन मिसिंग है, एंड देन वापस वो आपको बताएंगे। सो उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए, या फिर हर कॉलेज के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन एक्सपर्ट को बुलाएंगे। डोमेन एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, उनको हम लोग बुलाएंगे और उनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे जितने रिक्वायरमेंट मिले और जो आगे हम लोगों को मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इंटरव्यूज आर नॉट गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग डोमेन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक डोमेन टर्मिनोलॉजी। Some domain knowledge is so familiar that people find it hard to articulate or think that it isn't worth articulating. Okay. Effective interview characteristics क्या रहेंगे, interview can be open minded, willing to listen to stakeholder and should not be preconceived. ये तो basic points है. They should prompt interviewee with a question or a proposal. Simple questions पूछो, what do you want, है ना, difficult करके मत पूछो, सामने वाले को question समझ में आएगा तभी तो वो आंसर देगा प्रॉपर। जैसे यहाँ पे आपको एक सिनारियो दिया है, सिनारियो क्या बोला है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ हाउ द सिस्टम कैन बी यूज्ड, like they should include a description of what system and user expect when the scenario starts, then description of normal flow of event in the scenario, then describe करेंगे what can go wrong and how this is handled, आपका सिस्टम उसको कैसे हैंडल कर पाएगा वो बताएंगे, information about other concurrent activities, description of the state when the scenario finish, like for example आपको initial assumption क्या बोला है, user has logged into a library system and has located for a journal containing the copy of the article, बराबर है। तो कोई एक आर्टिकल मैं देख रहा हूँ या कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक में देख रहा हूँ और वो कोई तो एक रेफरेंस बुक में, और मुझे वो रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड है। तो जैसे गूगल क्या करता है, आपको आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको पूरा रेफरेंस बुक नहीं देगा, है ना, वो आपको वो लिंक देगा और वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक पेज पे या वो स्पेसिफिक चैप्टर में वो जो कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली डिफाइन करके देता है। तो इनिशियल अजम्पशन में ये हो गया। नाउ नॉर्मल क्या है, यूजर सिलेक्ट्स द आर्टिकल जो कॉपी करना है, देन उसके आगे क्या बोला है, ही और शी इज देन प्रॉम्प्टेड बाय द सिस्टम टू आइदर प्रोवाइड द सब्सक्राइबर इन्फो, मतलब आप वो लाइब्रेरी के एक्चुअल सब्सक्राइबर है क्या, है ना, ये आपको पूछेगा। तो अगर आप उसके एक्चुअल सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको वो आर्टिकल्स या वो जो नोट्स या जर्नल जो भी है उसका आपको उसका सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, या फिर सिस्टम विल आस्क यू टू पे फर्स्ट फॉर द आर्टिकल, एंड वहां पे ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड भी आएंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, आज के टाइम पे जो भी रहेंगे। नाउ यूजर देन आस्क टू फिल द कॉपीराइट फॉर्म, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आप ये जो भी आर्टिकल या किसी के रिसर्च पेपर्स अगर यूज कर रहे हैं, देन अगर उसके मल्टीपल कॉपीज बनते हैं या आप अपने रिसर्च में अगर ये सेम कॉपी अगर यूज करते हैं, देन दैट विल कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट, है ना, एंड दैट इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे हम लोग कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस या मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो बताएंगे, है ना, एंड दे सबमिट दिस टू द लाइब्रेरी सिस्टम। Now copyright form is checked and if okay, the PDF version of the article is downloaded to the library system working area, जहाँ पे यूजर का कंप्यूटर आएगा, एंड यूजर इज इन्फॉर्म दैट इट इज अवेलेबल, जहाँ से यूजर कैन एक्सेस दैट आर्टिकल और दैट जर्नल। नाउ उसके आगे क्या रहेगा, यूजर कैन गेट दैट जर्नल प्रिंटेड, है ना, एंड इफ द आर्टिकल इज फ्लैग्ड एज प्रिंट ओनली इट इज डिलीटेड फ्रॉम द यूजर सिस्टम। मतलब कोई रिसर्च पेपर्स जो रहते हैं वो हम लोग सिस्टम पे ज़्यादा टाइम नहीं रखते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि हर कोई आके उसकी कॉपीज जो है वो रिसर्च पेपर्स यूज कर लेगा, सो इट माइट पॉसिबल कि वो सेम रिसर्च को कोई चोरी कर ले। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स यूजर्स को देंगे वो आप प्रिंट ओनली मोड में देंगे। अगर सॉफ्ट कॉपी रखेंगे तो उसके मल्टीपल कॉपी बन के 10 लोगों को स्प्रेड हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट ओनली फॉर्मेट में देंगे वंस यू प्रिंट द आर्टिकल। और उसके आगे
जो यूजर के अकाउंट से ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, वो यूजर का ईमेल आईडी जो है वो एज अ वाटरमार्क हम लोग वो पीडीएफ फाइल पे ऐड कर देंगे। तो अगर ये सेम पीडीएफ के अगर कहीं पे कॉपी बनते भी है ना, तो हम लोग को एक्चुअली पता चलेगा कि बैकएंड में कौन से यूजर का ईमेल आईडी है, तो किसने ये आर्टिकल को पायरेट किया है या मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया है। गेटिंग? अब व्हाट कैन गो रॉन्ग? द यूजर मे fail to fill the copyright correctly, and in this case the form should be represented to the user for correction. If he resubmits the form and अगर वो अभी भी अगर इनकरेक्ट है, मतलब कॉपीराइट फॉर्म उसको भरने नहीं आया है ना, इट इज इनकरेक्ट, देन यूजर्स रिक्वेस्ट फॉर आर्टिकल इज रिजेक्टेड, तो उसको आर्टिकल मिलेगा ही नहीं। एंड सपोज अगर पेमेंट रिजेक्ट हो गया सिस्टम के साइड से, तो वो टाइम पे भी यूजर के पास जो आर्टिकल का रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल डाउनलोड फेल हो गया, सपोज ये सब कुछ प्रॉपर गया, लेकिन सडनली अगर जब यूजर आर्टिकल डाउनलोड कर रहा था वो टाइम पे उसका इंटरनेट गया, तो क्या हो गया, डाउनलोड फेल हो गया, एंड retry until the successful or the user terminates the session। तो पेमेंट किया, कॉपीराइट फॉर्म भरा, अब हम लोगों को क्या लगेगा कि आर्टिकल का कॉपी यूजर को मिल गया, लेकिन एक्चुअल में यूजर को मिला ही नहीं, है ना? क्यों? बिकॉज एनी एक्सवाइजी रीजंस की डाउनलोड फेल हो गया पीडीएफ का। It may not be possible to print the article if the article is not flagged as print only, then it is held in the library का workspace, and otherwise this article is deleted and users account credited with the cost of article। so मैंने वो आर्टिकल यूज नहीं किया या मुझे मिला नहीं, और फिर भी मेरे अकाउंट में से वो आर्टिकल के चार्जेस जो है वो डिडक्ट हो गए। सो दिस आर द प्रॉब्लम जो नॉर्मली आ सकता है। देन साइमल्टेनियस डाउनलोड्स ऑफ अदर आर्टिकल, ये भी हो सकता है। Then system state on completion. User is logged on. Download the article has been deleted from the library workspace if it has been flagged as print only। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम में वो आर्टिकल जो है वो डिलीट हो जाएगा, है ना? सो दिस आर द मेन पॉइंट्स जो अगर हम लोग लाइब्रेरी सिस्टम बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। अब इसका यूज केस अगर हम लोग ऐसे ही कोई सिस्टम्स के लिए अगर यूज केस बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यूज केस आर द बेस्ड ऑन द टेक्निक इन यूएमएल विच इज आइडेंटिफाइड। एक्टर कौन है, इंटरेक्शन किसके साथ चलेगा, ये दोनों के बीच में का हम लोग जो कम्युनिकेशन होगा वो हम लोग बताते हैं। लाइक सिंपल यूज केस में हम लोग को क्या बोला है, वी हैव दिस एक्टर, है ना, और यहाँ पे आप आर्टिकल प्रिंटिंग का हम लोगों ने आपका जो मेन इंटरेक्शन है वो डाल रहे हैं हम लोग, डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन होगा। देन यूज केस फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। सो लाइब्रेरी यूजर है, लाइब्रेरी यूजर क्या क्या कर सकता है, आर्टिकल सर्च कर सकता है, आर्टिकल प्रिंट कर सकता है, एंड यूजर एडमिन से बात कर सकता है। लाइब्रेरी स्टाफ जो है, दिस लाइब्रेरी स्टाफ आर द एडमिन पीपल। सो वो क्या करेंगे, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे कि हाँ वो लाइब्रेरी का यूजर है कि नहीं, उनका सब्सक्रिप्शन अगर रिन्यू करना है, वो सब काम ये करेंगे। उसके आगे कैटलॉग सर्विस रहेगा, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि भाई ये वाला बुक जो है इसकी लाइब्रेरी में डिमांड बढ़ रहा है या ज़रूरत है, एंड सप्लायर विल हैंड ओवर दैट और डिलीवर दैट बुक टू लाइब्रेरी। गेटिंग? ये आपका लाइब्रेरी सिस्टम होगा। यूएमएल यूज केस डायग्राम्स क्या रहता है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है आपने, ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिकल आपके होता है उसमें ये पढ़ा ही रहेगा। सो यूज केस डायग्राम रेफर टू एज बिहेवियर डायग्राम, जहाँ पे हम लोग के पास क्या रहेंगे, डिस्क्राइब द सेट ऑफ यूज केसेस दैट सम सिस्टम और सिस्टम सब्जेक्ट शुड और कैन परफॉर्म। बराबर है, एक्सटर्नल यूजर्स एक्टर्स कोई तो रहेंगे, और उनके बीच में का जो उनके बीच में का जो इंटरेक्शन है वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग को बोला है बिहेवियर डायग्राम, स्ट्रक्चर डायग्राम भी बोलते हैं इसको, और इसमें एक्टर्स और यूज केस जो है वो एसोसिएशन हम लोग बताएंगे। बिजनेस यूज केस एक एग्जाम्पल दिया आपको, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ बिजनेस एक्टर, लाइक वी हैव अ टूर गाइड। अब वो क्या करेगा, टूर गाइड इज बेसिकली रिलेशन किसके साथ होगा, उसका पैसेंजर के साथ में। बराबर है। अब देखो यहाँ पे पैसेंजर, यहाँ पे क्या बोला है, टूर गाइड जो है वो ग्रुप चेक इन करेगा, मतलब एक बड़े से ग्रुप के ऊपर एक बड़ा सा टूर हम लोगों ने प्लान किया है, तो उसके ऊपर जो है वो एक टूर गाइड हम लोग एसोसिएट करेंगे, है ना, जो ये सारे जो बड़ा ग्रुप है इनको हैंडल करेगा, उनको घुमाएगा, वो सब। अब पैसेंजर्स जो है वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल चेक इन करेंगे। बराबर है। अब उनका बैगेज चेक इन जो है वो इंटरनल पार्ट हो गया उनका,
इंटरनल पार्ट मतलब हम लोग वहाँ पे अलग से वो सेम चीज जो है वो मेंटेन करेंगे। दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट, जो आपको कहीं पे हम लोगों ने रिक्वायरमेंट में बोला नहीं था। तो अगर पैसेंजर अगर चेक इन कर रहा है 10-15 दिन का अगर टूर पे अगर वो आ रहा है, तो दिस इज अ डिफॉल्ट थिंग जो आपको समझना चाहिए। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो पैसेंजर आएगा उसका सिक्योरिटी स्कैनिंग करेंगे। अगेन ये क्या हो गया, ये बिजनेस केस हो गया कि अगर होटल में हम लोग ला रहे हैं वो पैसेंजर्स को, तो उनका सिक्योरिटी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। अगेन ये क्या हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ आर सॉफ्टवेयर, जो आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सारे होटल्स में ये बाय डिफॉल्ट ये पैटर्न चलता है हम लोग का। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूएमएल। देन सिस्टम यूज केस डायग्राम में आपको यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे अगेन आपको एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे हम लोग के पास कस्टमर है। अब कस्टमर इज एन एक्टर है, वो मल्टीपल ऑप्शंस कर सकता है, एंड दिस कस्टमर इज एसोसिएटेड विद द चेकआउट ऑप्शन। अब चेकआउट में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, सो आपने देखा है कि कस्टमर सपोर्ट या हेल्प टीम रहता है हमेशा, है ना, गाइड करने के लिए। उसके साथ में चेकआउट में हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट डिफाइन करेंगे। चेकआउट, अगर मैं चेकआउट कर रहा हूँ अमेजोन पे, तो क्या होगा, मैं कुछ जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया उसके लिए मैं यहाँ पे कोई पेमेंट करूंगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, कस्टमर इज एसोसिएटेड विद द चेकआउट, जहाँ पे यहाँ पे कोई ना कोई हम लोग का क्लर्क रहेगा, बैंक क्लर्क, जो क्या देखेगा, ध्यान रखेगा कि ओके अगर मैं चेकआउट पे जो पेमेंट कर रहा हूँ वो सेम पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो रिलेशन दिया है आपको 0 to 1, है ना, मतलब पेमेंट जो होगा वो एक ही बार होगा, एक ही बैंक में से होगा। मल्टीपल टाइम हम लोग एक ही बैंक से पेमेंट कर सकते हैं मल्टीपल सच चेकआउट्स के लिए, लेकिन मेरा बैंक रिमेन्स ऑलवेज सेम, जो पेमेंट मेथड मैं यूज कर रहा हूँ एज पर दैट। सो क्या होगा, एक बार एक जो मेरा चेकआउट होगा उसमें एक पेमेंट यहाँ पे सक्सेस होगा, मल्टीपल पेमेंट्स नहीं रहेंगे। अगर मैं 10 प्रोडक्ट भी अगर अमेजोन से परचेस करता हूँ तो पेमेंट एक ही होगा, 10 पेमेंट नहीं होंगे, उसका कंबाइंड पेमेंट होगा। आपका कार्ड के अंदर भी आप चेकआउट पे जाते हैं तो आपको टोटल अमाउंट बताता है ना, 10 प्रोडक्ट का कंबाइंड अमाउंट कितना है वो। सो वही सेम चीज यहाँ पे फॉलो होगा। सो चेकआउट के ऊपर पेमेंट होगा, और चेकआउट के ऊपर हम लोग अगेन क्लर्क जो है वो ही विल हैंडल कि ओके आपके पेमेंट सर्विसेज जो बैंक ने प्रोवाइड किए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सर्विसेज, तो उतना पेमेंट आप चेकआउट पे अब सपोज कि अगर मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ और वो जो है बैंक के साइड से ब्लॉक किया हुआ है, तो अगर मैं पेमेंट करने की ट्राई करूंगा, पेमेंट तो होना नहीं है उसमें। सो क्या हुआ, हम लोग का पेमेंट मिला नहीं उसमें, एंड दैट विल क्रिएट अगेन अ प्रॉब्लम। सो दैट इज अनदर थिंग। देन मैनेज यूजर्स, अगर बहुत सारे अगर ऐसे यूजर्स है, तो वो टाइम पे हम लोग को क्या करना है, वो सारे यूजर्स अगर लॉग इन करके अलग अलग ट्रांजेक्शन अगर ट्राई कर रहे हैं, सो एडमिनिस्ट्रेटर इज द वन हु विल बी हैंडलिंग दोज यूजर्स एंड देयर ट्रांजेक्शंस। सेम वे नेक्स्ट हम लोग के पास क्या बोला है, सिस्टम इंटरेक्शन फॉर आर्टिकल प्रिंटिंग। सो अगेन क्या है, हम लोग के पास यहाँ पे देखो वी हैव अ यूजर, इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, एक यूजर है, यूजर इज रिक्वेस्टेड फॉर एन आर्टिकल। अब ये आर्टिकल के साथ में क्या होगा, कॉपीराइट फॉर्म आएगा, बराबर है। अगर कॉपीराइट फॉर्म अगर मैंने भर के दिया, वो अगर कंप्लीट है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इफ दैट कॉपीराइट इज कंप्लीट, ये देखो कॉपीराइट फॉर्म का रिक्वेस्ट गया, वो कॉपीराइट फॉर्म यूजर के पास आया, वो यूजर ने कंप्लीट भर के दे दिया। अगर ये कॉपीराइट फॉर्म अगर ओके है, तो फिर हम लोग आर्टिकल सिस्टम पे जाके यूजर को क्या बोलेंगे कि भाई ये कॉपीराइट फॉर्म प्रॉपर है, यू डिलीवर इट। तो डिलीवर के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यूजर के वर्क स्पेस पे जाएंगे, जहाँ पे आपको वो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, एंड ये आर्टिकल ओके है तो वो डायरेक्टली यूजर को विजिबल होगा डाउनलोड होने पे। देन अगर प्रिंट करने के लिए अगर अलाउड है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर जो है वो प्रिंट ऑप्शन देगा, दिस कमांड विल बी गोन टू प्रिंटर। प्रिंटर अगर उसको प्रिंट कर रहा है तो कंफर्मेशन कमांड किसको आएगा, यूजर को आएगा, एंड सेम वर्क स्पेस से इंफॉर्मेशन किसको जाएगा, यूजर को जाएगा। वंस द प्रिंटिंग इज डन, देन यूजर साइड से वो जो वर्क स्पेस में आर्टिकल डाउनलोड हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट। सो बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने ऊपर जो भी चीज पढ़ा ना, वो यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में समझा है, ये उसका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज एथनोग्राफी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। एथनोग्राफी में हम लोग वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है, उनके कस्टम्स क्या है ना, अपना या अभी हम लोग जहाँ पे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में वहाँ के लोगों का थिंकिंग अलग क्या है, ये ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, वी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज टू अंडरस्टैंड सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। वहाँ का सोसाइटी के उनके रिक्वायरमेंट, उनके कस्टम्स क्या है, उनका कल्चर क्या है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोशल साइंटिस्ट spends a considerable time observing and analyzing how people actually work there, है ना, and people do not have to explain or articulate their work. ये हम लोग क्या करेंगे, वहाँ के कोई लोग रहेंगे उनके साथ हम लोग इन्वॉल्व होके वहाँ के लोगों के हिसाब से क्या चीज प्रॉपर है उनके हिसाब से वो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे. सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर of importance may be observed. Ethnography study have shown that the work is usually richer and more complex than suggested by simple system model. आप देखो कि कोई एक प्लेस पे वहाँ के लोगों को समझना, उनका कल्चर समझना. आप अगर इंडिया ही देखेंगे ना तो इंडिया में ही आपको साउथ इंडिया में अलग कल्चर मिलेगा, अलग थोड़ा थिंकिंग मिलेगा, है ना. लाइक आप देखो कि साउथ इंडिया में देर आर नॉट मोर पीपल हु आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट. आपको क्रिकेट का जो ज्यादा क्रेज है वो कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ साइड के रीजन में ज्यादा मिलेगा, है ना. अगेन ईस्ट इंडिया में भी आपको नहीं मिलेगा. फुटबॉल का क्रेज आपको साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में ज्यादा मिलेगा. सो अगेन वो क्या हो गया, दैट इज द डिफरेंस. सो अभी हम लोग अगर ग्रुप 11 या प्लेइंग 11 करके जो गेम है तो वो हम लोग ज्यादा प्रमोट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे क्रिकेट के फैन ज्यादा है. एंड फुटबॉल रिलेटेड हम लोग गेम्स कहाँ पे ज्यादा स्प्रेड करेंगे, जहाँ पे उनके रिलेटेड फैंस ज्यादा है. नेक्स्ट थिंग, आप देखो कि गूगल पे के ऊपर जो हम लोग कोई स्क्रैच कार्ड विन करते हैं और उसके बाद में वहाँ पे आपको कोई जो प्राइजेस मिलता है, ठीक है. सो वो क्या हो गया, दैट इज लाइक द लॉटरी सिस्टम. नाउ साउथ इंडिया में वी हैव तमिलनाडु या केरला, आई थिंक केरला या कर्नाटक है, वेयर दिस लॉटरी सिस्टम इज ब्लॉक्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एज पर देयर रूल्स. तो अब क्या होगा कि जब अगर मैं गूगल पे कोई यूजर पेमेंट करके स्क्रैच कार्ड विन कर रहा है, लेकिन अगर वो यूजर स्क्रैच कार्ड जो रिवील करेगा देखेगा वो अगर कर्नाटक में है जहाँ पे लॉटरी सिस्टम इज बैंड, तो अगर वो प्राइस जीता भी रहेगा तो उसको नहीं वो क्लेम कर पाएगा, बिकॉज एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल लॉटरी सिस्टम इज बैंड, ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग, आप देखो इन इंडिया यू वॉन्ट फाइंड एनी प्लेस जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वी आर सेलिंग लिकर्स ऑनलाइन. बट आप अगर फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे यू माइट फाइंड कि ऑनलाइन लिकर्स हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना. तो अगेन वहाँ पे ये एथनिक डिफरेंस आएगा. सो वो सेम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, फोकस्ड एथनोग्राफी डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट स्टडीइंग द एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसेस कंबाइंड एथनोग्राफिक विद द प्रोटोटाइप मॉडल. Prototype development results in unanswered question which focuses on ethnographic analysis. मतलब प्रोटोटाइप मॉडल में सर्टन उनके कल्चर कस्टम्स के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से कुछ चीजें मिसिंग रहेंगे जो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. The problem with ethnography is that it studies existing practice which may have some historical basis which is no longer relevant in today's time. लेकिन वो फॉलो करते हैं तो हम लोग को भी यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है. जैसे यहाँ पे एथनोग्राफी में क्या बोला है, एथनोग्राफिक एनालिसिस, उनका कल्चर उनके कस्टम समझ रहे हैं. उसके साथ में अगर आप देखेंगे डी ब्रीफिंग द मीटिंग्स, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ मीटिंग कंडक्ट करेंगे. जेनेरिक सिस्टम डेवलपमेंट क्या हम लोग बनाने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे. सो आपका एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द टेक्निकल थिंग्स, आपका सिस्टम प्रोटोटाइप वो एंड एथनोग्राफिक एनालिसिस के बेस पे आपका फोकस्ड एथनोग्राफी हम लोगों ने क्या समझा है उसके बेस के ऊपर ये प्रोटोटाइप आया. अब ये प्रोटोटाइप वापस हम लोग किसको हैंड ओवर करेंगे, डी ब्रीफिंग मीटिंग में बताएंगे, जहाँ पे अगर उनके कस्टम्स उनके कल्चर के हिसाब से इफ फ्यू थिंग्स आर मिसिंग हम लोग वापस यहाँ पे फोकस्ड करेंगे, है ना. और उसके बाद फाइनल आपका टेक्निकल बेसिस पे और एथनोग्राफिक बेसिस पे आपका एक फाइनल प्रोटोटाइप जो है उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे. और ये इवेल्युएशन अगर सक्सेस हो गया तो उसको फिर हम लोग डेवलपमेंट के लिए आगे भेजेंगे, ठीक है. जैसे आप देख लो वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल कि चाइना में जो गूगल अभी ड्रैगन फ्लाई के नाम से चल रहा है. सो वो क्या हो गया, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का लोकल कल्चर कस्टम समझा और उसके हिसाब से आपका जो सर्च इंजन है वो फिल्टर्ड रिजल्ट डिफाइन करेगा, ये समझा हम लोगों ने.
ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट, यहाँ तक हम लोग आज के दिन पे रखते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, एनीवन एनी डाउट्स? हेलो गाइस, ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है।